आप सभी लोगों ने सचिन और एमएस धोनी का वो म्यूचुअल फंड वाला एड तो देखा ही होगा। उस एड में एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है, ईटीएफ। अब क्या होता है ये ईटीएफ, इस बारे में डिटेल्स में शायद सबको पता ना हो। तो ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। चलिए इसे और डिटेल में समझाया जाए कि आखिर ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है और क्या आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीफली म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड को एक बार समझ लेते हैं, जिससे ईटीएफ समझने में आसानी होगी। तो पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि क्या है ये म्यूचुअल फंड। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कई लोग अपने पैसों को एक साथ एक कंपनी में लगाते हैं। कुछ लोग हजार, कुछ लोग लाखों, पर सब मिलकर अपने पैसे लगाते हैं। इस कंपनी के पास एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो शेयर मार्केट के बारे में डीप नॉलेज रखते हैं। ये टीम हमारे लिए हमारे जमा किए गए पैसों को राइट शेयर्स में लगाती है और जब उन शेयर्स का दाम बढ़ता है तो हमें भी उस फायदे का हिस्सा मिलता है। अब जानते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड में भी लगभग यही होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा देते हैं, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी कोई फंड मैनेजर्स की टीम नहीं बनाती, कोई एक्सपर्ट लोगों की टीम नहीं बनाती, वो सीधा सीधा इंडेक्स में पैसा लगाती है। इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स, निफ्टी, उनमें सीधा पैसा लगाती है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इंडेक्स क्या होता है। तो बेसिकली सेंसेक्स भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनीज का एक ग्रुप या बास्केट है। निफ्टी भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनीज का ग्रुप या बास्केट है। अब बहुत सारे सेक्टर फंड्स भी होते हैं, जैसे कि फार्मा फंड्स, आईटी फंड्स। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि मिड कैप कैटेगरी में जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनका 50 का बास्केट बन गया है। जो स्मॉल कैप कैटेगरी में 50 सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनका भी एक बास्केट बन गया है। तो ऐसे में ये सीधे बास्केट्स में इंडेक्स फंड्स पैसा लगाते हैं। फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाकर कोई शेयर्स पिक नहीं करता। जो स्टॉक्स जिस इंडेक्स में हैं, अगर वह इंडेक्स का फंड है तो आंख बंद करके उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगा देता है। यही इंडेक्स फंड हैं। इस प्रकार सेक्टर फंड्स एक विशिष्ट सेक्टर जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में निवेश करने का एक तरीका होते हैं, जहां फंड उस सेक्टर की लीडिंग कंपनीज में निवेश करता है। यह निवेशकों को किसी विशेष सेक्टर की ग्रोथ का लाभ उठाने का मौका देता है। चलिए अब ईटीएफ की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम बेहतर समझ पाएंगे कि ईटीएफ क्या होते हैं। हालांकि कुछ ईटीएफ एक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन आप मान लें कि ग्लोबली लगभग 99.9% ईटीएफ फंड्स इंडेक्स या पैसिव फंड्स के तरह ही होते हैं, मतलब एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता। ये उनका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। ज्यादातर ईटीएफ इंडेक्स फंड्स के तरह होते हैं, मतलब वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ कोई एक्सपर्ट फंड मैनेजर नहीं होता जो आपके लिए अंडर वैल्यूड या हाई ग्रोथ स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। अगर वह सेंसेक्स ईटीएफ है तो जो स्टॉक सेंसेक्स में हैं वो ही उस ईटीएफ में होते हैं। इस मामले में ये इंडेक्स फंड्स के जैसे ही हैं। अब चलिए समझते हैं कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड में क्या फर्क है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं और दोनों ही पैसिव फंड्स हैं, लेकिन इनके बीच कुछ मुख्य अंतर हैं। पहला मेजर डिफरेंस ये है कि ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये वो फंड्स हैं जो आप सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज से, जैसे कि बीएसई या एनएसई से ही खरीद सकते हो। अगर आप जीरोधा का उपयोग करते हैं तो याद रखिए कि आप स्टॉक्स काइट ऐप से और म्यूचुअल फंड्स कॉइन ऐप से खरीदते हैं। अगर आप किसी और ब्रोकर का भी उपयोग करते हैं तो भी यह प्रोसेस इसी तरह से चलता है। क्यों? क्योंकि आप शेयर स्टॉक एक्सचेंज से, जैसे कि बीएसई या एनएसई से खरीद रहे हैं, लेकिन जब आप कॉइन से म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो आप सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीद रहे होते हैं ज्यादातर मामलों में। यानी अगर आप किसी XYZ कंपनी का एक लॉन्ग टर्म फंड खरीद रहे हैं तो आप XYZ AMC से वो फंड खरीद रहे हैं। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब है कि आप इसे म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, आपको इसे स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदना होगा। यानी इस मामले में यह शेयर खरीदने जैसा ही है। अगर मुझे SBI का शेयर खरीदना है तो मैं SBI से डायरेक्टली नहीं खरीद सकता, मुझे वो बाजार से ही खरीदना पड़ेगा। मैं SBI से सिर्फ IPO के समय शेयर खरीद सकता हूँ। इसी बात से एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है और एक नेगेटिव पॉइंट भी निकलता है ETF का। अब उसकी बात कर लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है जब आप उसमें पैसा लगाते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, चाहे वो एक्टिव म्यूचुअल फंड हो या इंडेक्स फंड, मान लो आपने लॉन्ग टर्म के लिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आपने पेमेंट किया और वो 10,000 रुपये किसी XYZ AMC को मिलते हैं।
एएमसी उस 10,000 रुपए से शेयर्स खरीदती है और आपको फंड के यूनिट्स एलोकेट कर देती है। जैसे जैसे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं या विदड्रॉ करते हैं, इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड दोनों ही शेयर्स खरीदते और बेचते रहते हैं। अगर एक दिन में 1 करोड़ रुपए फंड में डाले जाएं तो अगले दिन वो फंड 1 करोड़ के शेयर्स खरीद लेगा। इसी तरह अगर आपको अपना पैसा निकालना है तो फंड शेयर्स बेचता है और आपको पैसा दे देता है। लेकिन ईटीएफ में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अब हम फिर से शेयर्स की ओर चलते हैं। शेयर में आप कंपनी से सीधे शेयर सिर्फ आईपीओ के समय खरीद सकते हो। उसी तरह ईटीएफ में पहली बार जब कोई ईटीएफ लॉन्च होता है, जिसे एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स में, और आईपीओ कहा जाता है शेयर्स में, तब अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हो तो आप कंपनी से सीधा खरीद रहे होते हो। उसके बाद जब भी आप ईटीएफ खरीदते हो तो आप एक्सचेंज से खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी से नहीं। तो एक्सचेंज से अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो, मान लीजिए आपको रिलायंस का शेयर चाहिए, तो आप तभी खरीद पाओगे जब बाजार में कोई शेयर बेचने के लिए भी खड़ा हो। अगर कोई बेचने वाला ही नहीं है तो आप एक्सचेंज से खरीद नहीं पाओगे। इसीलिए इसको एक्सचेंज कहा जाता है। कोई बेच रहा होता है और कोई खरीद रहा होता है। उसी तरह अगर आपके पास ईटीएफ है और आपको उसे बेचना है तो कोई खरीदार होना चाहिए, तभी आप उससे बेच पाओगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आपको खरीदना होता है, जितने का खरीदना है आप उतने पैसे फंड को दे दो और वो आपको उतने के यूनिट्स दे देंगे। और जब आपको अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने या रिडीम करने हैं तो बस आप रिडीम का ऑर्डर डाल दो और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। म्यूचुअल फंड उतने शेयर्स बेच देगा। आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कल अगर आपको अपने यूनिट्स रिडीम करने हैं तो बायर मिलेगा या नहीं। नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में बायर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन जब आप ईटीएफ खरीदना या बेचना चाहते हो तब कोई सेलर होना चाहिए अगर आप खरीदना चाहते हैं, या कोई बायर होना चाहिए अगर आप बेचना चाहते हैं। इससे एक मेजर प्रॉब्लम समझी जा सकती है। कई बार देखा होगा कि आप कोई शेयर बेचना चाहते हैं लेकिन वह बिक नहीं रहा, क्योंकि उसमें या तो लोअर सर्किट लगा हुआ है या फिर उसकी डिमांड ही नहीं है। भारत में ईटीएफ्स में ये काफी होता है कि अभी ईटीएफ्स में बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। कुछ ईटीएफ्स में है लेकिन काफी ईटीएफ्स में नहीं होता। इसलिए हो सकता है आप खरीद तो लो लेकिन जब बेचना चाहो तो वो बिके ही ना। इसलिए ईटीएफ खरीदते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये हो जाता है कि आप ये देखो कि कुछ दिनों के लिए एक्सचेंज का वॉल्यूम कितना है, कि ये कितने बिकते हैं। रोज कुछ करोड़ रुपए के ये वाला ईटीएफ बिकता है या नहीं, क्योंकि एक और मामले में ये शेयर्स के जैसा है। जब शेयर्स पहली बार लिस्ट होते हैं तो आजकल आईपीओस का सीजन काफी चल रहा है। जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो वह पहले से तय कर लेती है कि उसको कितने 1000 करोड़ या कितने 100 करोड़ का आईपीओ लाना है, यानी उसको बाजार से कितने पैसे उठाने हैं और उसके बदले कितने शेयर्स देने हैं। तो अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ का आईपीओ ला रही है और मान लीजिए उसके बदले उन्होंने 10-10 रुपए के 100 करोड़ शेयर्स मार्केट में इश्यू कर दिए, तो अब आईपीओ आया और वो 100 करोड़ शेयर्स मार्केट में चले गए। अब अगले दिन वो शेयर्स बढ़कर 200 करोड़ नहीं हो सकते, वे ही 100 करोड़ शेयर्स हैं और लोग आपस में उसको बेचते खरीदते रहते हैं। ईटीएफ में भी यही होता है। शुरू में ही एक म्यूचुअल फंड कंपनी तय कर लेती है कि मुझे 500 करोड़ का ईटीएफ लाना है और मुझे सेंसेक्स का 500 करोड़ का ईटीएफ लाना है। तो उसमें 500 करोड़ रुपए के वो कंपनी सेंसेक्स के शेयर्स खरीद लेता है, जैसा कि उसमें प्रोपोर्शन में है। उसके बाद 500 करोड़ के उस ईटीएफ का पब्लिक इशू लाते हैं। उस 500 करोड़ के ईटीएफ पे लोग अप्लाई करते हैं, जैसे आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, उसी तरह से एप्लीकेशन होता है। तो मान लीजिए आपने किसी ईटीएफ का, हम इसको आईपीओ ही बोलते हैं समझने की आसानी के लिए, तो सपोज आपने किसी ईटीएफ का आईपीओ सब्सक्राइब किया और आपको यूनिट्स मिल गए। अब कुछ दिनों बाद वह लिस्ट हो गया। लिस्ट होने के बाद आप उसे बेच सकते हैं, बिल्कुल शेयर्स की तरह। उसका दाम रोज ऊपर नीचे होता रहेगा। बहुत सारी चीजों में ये बिल्कुल शेयर्स के जैसा है। एक बार जब 500 करोड़ का आईपीओ हो गया है तो ये नहीं है कि अगर और लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी और यूनिट्स निकाल सकती है। नहीं, फंड का साइज फिक्स था और वह ऑलरेडी बाजार में चल गया है। उसका साइज बढ़ नहीं सकता। नॉर्मल म्यूचुअल फंड के ऑपोजिट, अगर कल को कोई और करोड़ रुपए डालना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि कंपनी और 1 करोड़ के शेयर्स निकाल लेगी। ये एक बड़ी कमी है। चलिए अब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। एक तो आप इसको रियल टाइम पे खरीद सकते हैं। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो है, जिस पर आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं, वह दिन भर कांस्टेंट रहता है। दिन के अंत में एक बार फिक्स हो जाता है। यानी अगर आप आज खरीदना चाहते हैं तो चाहे 10 बजे या 12 बजे या 8 बजे आज की नेवी पे आपको मिलेंगे। लेकिन ETF
क्योंकि ये एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। जैसे जैसे सेंसेक्स 2 पॉइंट नीचे जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो सेंसेक्स का ETF है तो उसकी वैल्यू भी 2 पॉइंट गिरेगी, और अगर सेंसेक्स ऊपर जाता है तो उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए इसकी वैल्यू हर पल बदलती रहती है। इसी वजह से ये ट्रेडर्स के लिए अट्रैक्ट कर सकता है जो एक इंडेक्स या बास्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। पर कुछ लोग FNO में रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्हें हेजिंग के कॉम्प्लिकेशन से नहीं लड़ना, बस उन्हें यह चाहिए कि उन्हें इंडेक्स ट्रेडिंग का मौका मिले बिना मार्जिन लेवरेज या FNO के रिस्क के। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि किसी सेक्टर में बहुत ग्रोथ होने वाली है, मान लीजिए फार्मा में या IT में, और आज वो 4-5% गिरा हुआ है, तो वो चाहता है कि आज ही उस गिरे हुए भाव में ही वह उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करे। अगर मैं म्यूचुअल फंड की तरफ जाऊंगा तो मुझे कल की नेवी मिलेंगे, मेरा आज का 4-5% गिरा हुआ भाव नहीं मिलेगा। इसलिए 4-5% का फायदा उठाने के लिए मैं तुरंत ETFs खरीद सकता हूं। ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें ETFs बेहतर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ETFs की वायबिलिटी है। इसलिए ये एक प्रोडक्ट के रूप में आपको ऑफर होता है। इसके अलावा पहले कॉस्ट एडवांटेज भी था, क्योंकि ETFs पर कुछ कॉस्ट बचती है। जैसे हर बार कंपनी को आपको यूनिट्स अलॉट नहीं करने पड़ते, रिडीम नहीं करने पड़ते, तो उनका झंझट थोड़ा कम हो जाता है। इस कारण इसकी फीस भी थोड़ी सी कम होती थी। लेकिन अब बहुत सस्ते इंडेक्स फंड्स भी आ गए हैं, तो वो ETFs और इंडेक्स फंड्स की फीस, जो मैनेजमेंट फीस है, लगभग बराबर हो गई है। दोनों ही काफी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। इसके अलावा क्योंकि आप इसे एक्सचेंज से खरीद रहे हैं, तो एक्सचेंज पे खरीदने पे कुछ चार्जेस लगते हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगता है, और एक्सचेंज भी एक बहुत छोटा सा चार्ज लेता है। तो वो सारे चार्जेस भी ETFs पर लगते हैं जो इंडेक्स फंड्स पे नहीं लगते। तो कॉस्ट वाइज भी अब ETFs इफेक्टिव नहीं है। इसके अलावा एक और नुकसान ETFs का ये है कि ये बेसिकली आप एक्सचेंज से खरीद रहे हैं, तो जब आप उसको खरीदते हैं तो ये आपके काइट ऐप में एज अ शेयर के जैसे ही दिखेगा। जैसे शेयर्स दिखते हैं वैसे ही ये ETF भी दिखेगा, और हर पल इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा। तो क्योंकि ये आपको हमेशा वहां दिख रहा है और इसका प्राइस भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पर फियर और ग्रीड आ जाता है, जिसके कारण हो सकता है कि हम इसे जल्दी बेच दें। तो अब इन दी एंड क्या हमें ETF में निवेश करना चाहिए? यह आपके निवेश लक्ष्यों और रुचियों पर निर्भर करता है। जो लोग ट्रेडिंग में गहरी रुचि रखते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखना पसंद करते हैं, उनके लिए ETF आकर्षक हो सकता है, क्योंकि यह रियल टाइम प्राइसिंग की सुविधा देता है। हालांकि जो लोग म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए पैसा डालकर भूल जाना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स ज्यादा सुविधाजनक हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, तो सीधे AMC से इंडेक्स फंड खरीदना बेहतर रहेगा। इससे कम से कम आपको यह तसल्ली रहेगी कि आप जब चाहें जितना चाहें खरीद पाएंगे, जब चाहें जितना चाहें बेच पाएंगे, और आप पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस जैसे छोटे मोटे चार्जेस नहीं लगेंगे। डीमैट अकाउंट में जब आप बेचेंगे तो डेबिट चार्ज लगता है, ये सारे चार्जेस नहीं लगेंगे और आपको दिखेगा ही नहीं रोज आपके डीमैट अकाउंट में। इसीलिए रोज ट्रेडिंग की संभावना भी कम रहेगी। इसीलिए मैं तो इंडेक्स फंड को ETF के मुकाबले प्रेफर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ETF क्या होता है इस पर एक स्पष्ट विचार मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो देखकर समझने में आसानी हुई और मजा आया, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी नॉलेजेबल रहने में मदद कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब इन वीडियोस को जरूर देखें आपके फाइनेंस नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो पर।